अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज that what type of elements lose their outer electron easily and what type of elements gain their electron easily। बच्चों यहाँ पे ना उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उन्होंने कैटेगरीज पूछी हैं। आपको उन्होंने कहा है कि ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताइए। फर्स्टली वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है एंड नेक्स्टली वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें देखें आपके पास एक आती है कैटेगरी मेटल्स की एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेटल्स में आपके पास सोडियम स्पीशी होती है Na जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। वाइल अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें क्लोरीन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे प्रेफर टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटाइंस, वाइल नॉन मेटल्स are the elements which prefer to gain electrons from others and form anion which are negatively charged ions, so they are electronegative in nature. So question number 2 is, why does lower molecular mass covalent compound exist as gases or low boiling liquids। बच्चों क्वेश्चन ये है कि जो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मैस लो होता है, ठीक है, तो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं या फिर वो लो बॉइलिंग लिक्विड्स में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो बच्चों इसका सिंपल आंसर है बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन दिस केस। देखिए गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स में जो भी कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं और उनको ब्रेक करना खासा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। इस वजह से वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम्स। बच्चों कोई भी एलिमेंट की एग्जांपल आपने देनी है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। तो इसमें इसकी एग्जांपल में आता है आपके पास डायमंड, क्योंकि डायमंड जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके एटम्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक्स देम मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखिए मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मेटल्स की एबिलिटी है कि ये लेयर्स बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये फोल्ड हो जाते हैं इनकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए यही प्रॉपर्टी ही इनको जो है वो मैलिएबल बनाती है और डक्टाइल बनाती है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं बट नॉट स्ट्रोंगर देन द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको पता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनर होती है एंड अदर स्पीशी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो वन साइडेड शेयरिंग होती है, इससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है। बट ये कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इट इज़ स्ट्रॉन्गर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बट नॉट मोर स्ट्रॉन्गर देन द covalent bond. So next question number 6 is, write down the dot and cross formula of nitric acid। बच्चों यहाँ पे इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए अगर आप नाइट्रोजन का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो 7 होता है। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो वो 8 होता है। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड रिमेनिंग में आपके पास 5 आ जाते हैं नाइट्रोजन की केस में। ठीक है, और अगर इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके फर्स्ट शेल में 2
आ गए एंड नेक्स्ट में हमारे पास 6 आ गए। 2 + 6 8 होते हैं ना। तो इन शॉर्ट देखिए इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स हम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाते, जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो यहाँ पे नाइट्रोजन की केस में 5 हैं और ऑक्सीजन की केस में 6 हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि इनर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं। 5 कैसे देखें, जो इस स्ट्रक्चर में जो क्रॉस से शो हुए हैं नाइट्रोजन के इर्द गिर्द, वो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये नाइट्रोजन के हो गए। एंड 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गए आपके पास ऑक्सीजन के। एंड सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वो 1 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये डॉट एंड क्रॉस बेसिकली इस्तेमाल किया गया है वे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, जिसमें आप बता सकते हैं कि एक स्पीशी का जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से शो किया है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किया हुआ है, जबकि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे शो किए हैं, डॉट से शो किए। इस वजह से हम इसको डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताते हैं, जो है वो काउंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो भी नाइट्रोजन के इर्द गिर्द क्रॉस वाले हैं वो 5 हैं, तो वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जबकि डॉट वाले हैं वो 6 हैं, आपको पता है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह HNO3 का स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जब मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी तो इसी में से ही आपके सोल्व हो जाते हैं, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। तो आयोनिक बॉन्ड्स कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं? बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आयोनिक बॉन्ड बनती है तो वो ऐसे दो एलिमेंट्स के दरमियान में बनती है जब एक एलिमेंट मेटल हो और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल हो। कैसे भला? देखिए Na है ना, Na मेटल है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है ना ये वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो सोडियम आपके पास क्या है, मेटल है, जबकि क्लोरीन आपके पास क्या आ जाती है, नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा एक ऐसे एलिमेंट में एग्जिस्ट करती है जो मेटल हो, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो, जबकि जो सेकंड एलिमेंट होगा जैसे कि क्लोरीन, ये नॉन मेटल होगा एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सोडियम की होती है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्लोरीन की होती है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। होप सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। बच्चों ये भी वही है कि आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस यही है कि देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर शुड बी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऐसा हो कि अगर सोडियम है लेट सपोज, तो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता हो। क्लोरीन है, नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट कर सकता हो, तो तभी आप एक आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो इस तरह एक मेटल होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का और एक नॉन मेटल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। बच्चों कोवलेंट बॉन्ड्स का जो पिन पॉइंट है इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड पिन पॉइंट इज़ डेट इन द कोवलेंट बॉन्ड देयर शुड बी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, और ऐसी नॉन मेटल्स जिनके अंदर टेंडेंसी हो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफर फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है, सिंपल सी बात है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान होगा, जबकि आयोनिक बॉन्ड हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। एंड इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड वन स्पीशी आपके पास मेटल होगी एंड अदर स्पीशी आपके पास नॉन मेटल होगी, ठीक है, जबकि कोवलेंट में दोनों ही नॉन मेटल्स होंगी। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 इज
विच कंपाउंड इज़ नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों आयनिक कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि आपको पता है आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है एक डोनर स्पीशी होती है, एक एक्सेप्टर होती है, तो आयनिक कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। देखें हमने जब मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था तो हमने बहुत ही ब्रीफ स्टडी की थी कि मेटेलिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव मेटल आयंस, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास सोडियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। बच्चों मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड मेटल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, मोबाइल हो, जबकि आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, इजीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए जुड़ा होता है, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड की जो नेचर है ये प्योर मेटल्स में होती है, और जबकि आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स में होती हैं, ठीक है। और मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, जबकि अगर आप आयनिक बॉन्ड देखते हैं तो ये इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा ये बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाए तो देखें यहाँ पे देखें ये डिफरेंस ना लॉन्ग में लिखा है, आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करना, तो आई थिंक this 3 or 4 differences enough in case of difference between metallic bond and ionic bond. सो इसकी एग्जांपल में देखिए मेटेलिक बॉन्ड के एग्जांपल में कॉपर गोल्ड आ जाता है, जबकि आयनिक बॉन्ड में NaCl आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। देखिए एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, सिंपल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड डुप्लेट रूल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मेंट बाय डुप्लेट रूल। देखिए डुप्लेट मीन्स 2, ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फुल करने की डिज़ायर रखता है तो उसको डुप्लेट रूल कहते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशी के साथ शेयर कर लेता है, हीलियम की कन्फिग्रेशन तक पहुंच जाता है, तो इसको हम डुप्लेट रूल कहते हैं। और इसी तरह ऑक्टेट रूल है, ऑक्टा मीन्स 8, 8 का मतलब क्या है कि जब कोई एलिमेंट अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की डिज़ायर करता है तो उसको हम, और वो जो है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है वैलेंस शेल में, तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे कि हम नियोन में देखें, ठीक है, नियोन नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बच्चों हमने फुल चैप्टर पढ़ा, बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों आयोनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एलिमेंट जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक स्पीशी होती है वो डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाती है, जबकि दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाती है। सिंपल रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाई डू एटम्स फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। एटम्स डुप्लेट रूल क्यों फॉलो करते हैं और ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो करते हैं। बच्चों अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल कोड करती हूँ मैं सोडियम की। देखें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपके पास क्या होता है, 11 होता है। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर पीछे क्या रह जाता है, 10 बन जाता है, ठीक है। तो सोडियम अपने आप को स्टेबिलाइज करता है लूज़ करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह अब ये तो नहीं कर सकता ना सोडियम के अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, अब क्योंकि इसने 18 तक पहुंचना है तो 18 तक जाने के लिए वो मज़ीद किसी 8 इलेक्ट्रॉन्स का वेट करे, 7 इलेक्ट्रॉन्स का वेट करके 18 को जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, देकर वो 10 तक जाकर ही जो उसकी नियरेस्ट जो है स्टेबल कन्फिग्रेशन वो अटेन करके वो स्टेबल हो जाएगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि अगर आप देखें अगर कोई एलिमेंट अगर ईजी है 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होने में तो वो देकर स्टेबल हो जाता है, और अगर कोई एलिमेंट ईजी है इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होने में तो वो लेकर स्टेबल हो जाता है।
जैसे सोडियम है वो देकर स्टेबल होता है, ठीक है, और अगर क्लोरीन देखें तो वो एक लेकर स्टेबल होती है। तो हर जो है वो एटम जो है वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो इसी वजह से फॉलो करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इजी, डेट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हमें सोडियम देता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर हमें फ्लोरीन देता है, क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर F नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर O2 नेगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। देखिए एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों जो है वो फॉर्म करते हैं, सिंपल आंसर है, इट इज़ ड्यू टू इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। तो एटम्स कैन लोअर देयर एनर्जी बाय फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। तो अगर एटम किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें वो क्या करता है, अपनी एनर्जी लोअर करता है और वो स्टेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है जब वो अपनी एनर्जी लो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ व्हेन आर एटम्स कंसीडर्ड टू बी अनस्टेबल। बच्चों 2 कंडीशंस होती हैं, 2 रूल पढ़े थे आपने, 2 पढ़े थे, एंड 2 रूल जो अगर इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है तो वो डुप्लेट रूल होता है, और अगर 8 करता है तो वो ऑक्टेट रूल होता है। यहाँ पे हमने डुप्लेट और ऑक्टेट पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर किसी एटम के अंदर लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनस्टेबल है, अगर किसी एटम के अंदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो भी अनस्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डेट डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिव कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपको पता है कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है शेल्स में या सब शेल्स में, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड कैसे बनती है, केमिकल बॉन्ड इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स डेट होल्ड्स देम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड बना सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स जो 2 एटम को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 25 इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए अगर अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेंट होगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज़ करेगी और केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होती है, ठीक है, अगर आपके पास रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होती है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आयोनिक बॉन्ड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन उन्होंने पूछी है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो देखिए हम जो बैटरी में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस हैं उसमें हम मोल्टन NaCl यूज़ करते हैं और उसके इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि आयनिक बॉन्ड विद एग्जांपल बताना है आपने, सिंपल आपने NaCl बता देना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर उसको बता देना है आपने। नेक्स्ट आपने बताना है आयनिक, क्वेश्चन नंबर 29 इज़ वाई डू द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं बच्चों, एक ही रीज़न होती है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आइंस इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, बिकॉज आइंस आर स्फेरिकल एंड दे ऑपोजिटली चार्ज, दे कैन सराउंड ईच अदर एंड देयरफॉर आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड दे फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। देखिए आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए बच्चों अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को सॉलिड फॉर्म में पढ़ते हैं ना तो दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजार सकते। जबकि अगर हम इनको मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में पढ़ते हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वजह से पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जब अपनी फ्यूज्ड स्टेट में होते हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं, वाइल इन केस ऑफ
सॉलिड फॉर्म दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा देखें, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स इजीली सोल्यूबल इन वाटर, क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। जो आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर कंपाउंड होता है, इसमें इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, मतलब इसमें ना पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो फिर क्या करती है, जब आयनिक कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं तो वो उसको तोड़ देती है, और इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आपके जो है वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई पोलैरिटी, और वो डिज़ोल्व कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज बच्चों देखें, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द आयनिक कंपाउंड्स, वेरी इजी। देखें, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसकी सिंपल रीज़न ये होगी कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे अगर आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लाइक उसका आयनिक कंपाउंड में NaCl का देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास 801 डिग्री आता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स में कम होता है। तो सिंपल आंसर है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स में, तो इस वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज मेंट बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बॉन्ड में पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा नॉन मेटल्स में होती है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एग्जिस्ट बिटवीन नॉन मेटल्स, और ये ना बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब अगर 2 बॉन्डेड एटम्स, जैसे एक ये हाइड्रोजन है और एक ये अगली हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों साइड से, तो ऐसी जो बॉन्ड होती है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। और अगर डबल की बात करते हैं तो देखिए, अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये हम क्या कहते हैं इसको, ये हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह अगर व्हाट इज़ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपस में, यहाँ पे देखें नाइट्रोजन का रिएक्शन देखें, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 5, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 2 एंड 5, ऐसे ये डिवाइड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 5 जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो ना नाइट्रोजन की इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो हम उसके दूसरी साइड पे बना देंगे। तो अगली नाइट्रोजन भी इसी तरह, ये 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो इस तरह एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू बच्चों। इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी देन डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन मीथेन, C2H4, N2 एंड O2। बच्चों, आपको मैंने एक वीडियो बना के दिखाई थी, उसमें कोवलेंट स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिसमें मीथेन भी था, ठीक है, इथीन भी थी, नाइट्रोजन भी था और O2 भी था। तो CH4 देखें, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है, जबकि C2H4 जो है, जैसे कि जिसको हम इथीन कहते हैं, तो इसमें एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होती है। इसी तरह N2 के अंदर अभी आपने पढ़ा ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, और ऑक्सीजन के अंदर आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 41, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, आपको पता है 2 एंड 5, तो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह करके ना 5 होते हैं। तो देखिए, अगर 5 नाइट्रोजन को क्या चाहिए, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 तक पहुंचने के लिए। नाइट्रोजन ने 8 ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो 5 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ही 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, तो ही नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। So, thus 2 nitrogen atoms share 3 electrons to form a triple covalent bond with 3 pair of electrons and 6 electrons as a total are shared. I hope this point is clear to you.
नेक्स्ट इज़ हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। बच्चों सिंपल, अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसमें शेयरिंग कैसे होगी, 2 और 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। देखें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द देखें एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के पास 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम ईच साइड, एंड इस तरह वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, डेट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 6, ठीक है। तो इसमें शेयरिंग होती है 2 और 4 के मुताबिक। तो कार्बन की एक साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड पे अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह वो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड्स बना देंगी हर साइड पे। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स which is it is termed as the coordinate covalent bond and it is also called as the dative bond, for example hydronium ion, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 इज हाउ इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन अमोनियम। देखिए अमोनियम के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है बच्चों, यहाँ पे वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। अमोनियम होता है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4 पॉजिटिव। तो NH3 के अंदर हमने एक हाइड्रोजन को ऐड करना है तो अमोनियम बनना है। देखिए इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो हाइड्रोजन को दे देता है। तो इस तरह क्या होता है NH3 जो है डोनर के तौर पे एक्ट कर रही है, डोनर एटम के तौर पर, जबकि H पॉजिटिव एक्ट एज एन एक्सेप्टर स्पीशी, ठीक है, वो एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर रही है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड NH3 में और H पॉजिटिव में बनता है एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनती है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। अगेन ऐसी स्पीशी जो कि लोन पेयर दे रही होती है वो डोनर होती है, वाइल द स्पीशी विच एक्सेप्ट द लोन पेयर इज टर्म्ड एज एक्सेप्टर, ठीक है। अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी है तो आप इसके एग्जांपल कोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बच्चों BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या आता है 5 आता है, अंदर वाले 2 छोड़ के बाहर के जो 3 हैं वो इसके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 के साथ इसने 5 और इलेक्ट्रॉन लेना है ताकि ये अपने किस को फॉलो कर सके, ऑक्टेट को फॉलो कर सके। तो इस वजह से क्या करता है ये BF3, ये क्या करता है कि फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है, फिर भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, 2 फिर भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इन BF3 इट शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स विद द फ्लोरीन एटम, ठीक है, क्योंकि BF3 है ना, हर फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा बोरोन को और इस तरह एक स्टेबल बॉन्ड बनेगी एंड अटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस चेन। तो BF3 बनेगा, इसकी बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेकर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है। स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, फिर भी BF3 के 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑक्टेट, ठीक है। तो इट स्टिल हैज़ द टेंडेंसी टू गेन 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज डेफिशिएंट, ठीक है। बोरोन के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, ठीक है, और फिर ये 3 जो है फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, कितने हो गए 6, ठीक है। 8 तक ये फिर भी नहीं पहुंचा, इन ऑर्डर टू अटेन द 8 इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इस वजह से BF3 इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48, इसमें देखें NH3 का अमोनिया का आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताना है, सिंपल, उसके भी इलेक्ट्रॉन आपने डॉट से शो कर देने हैं, हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर देने हैं। इसी तरह अमोनिया के केस में एंड NH3 एंड BF3 के अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, देखें नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, वो किसको दे रहा है, बोरोन को दे रहा है, ठीक है। तो जो वो दे रहा है उसको हमने एरो से शो कर देना है और बाकी उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को आपने शो कर देने हैं एंड इन दिस वे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड BF3।
क्वेश्चन नंबर 51 इज लीव अस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देखें आपने मीथेन के भी बता देने इलेक्ट्रॉन, जो कि आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन शो करने हैं क्रॉस के साथ एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो करने हैं डॉट के साथ, तो इस तरह CH4 बनता है। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 में लीव अस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बताना है आपने इथाइन का। तो इथाइन में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, एक साइड पे कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एक साइड पे 1 चला जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनानी है तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, तो आपके पास 3 बॉन्ड्स बनेंगी। तो इस तरह आपके पास इथाइन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। जैसे HCl में क्या है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 इज़ हाउ हाइड्रोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड। देखिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। देखिए हाइड्रोनियम का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव, ठीक है, जबकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम H2O में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो सिंपल आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगी, ये अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, इस तरह हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं मेटेलिक बॉन्ड से रेलेवेंट, कि मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स में एग्जिस्ट करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होती है। आई होप दीज पॉइंट्स आर नाउ क्लियर टू यू। फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्वेश्चन नंबर 60 में, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। ये बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, और जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 61 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपने जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर माइंड में रखने के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इज़ विद मेटल्स वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इज़ विद नॉन मेटल्स, ठीक है। आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड में बहुत ही जो है वो बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बताया है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स टोटली नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बच्चों क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपने 2 ही पढ़ी थी, डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ी थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि वाई HCl हैज़ डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। HCl के अंदर डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है बच्चों। जब भी HCl का बॉन्ड बनता है, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स को जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जोड़ के रखती हैं वो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अगर आप देखते हैं अगर एक कंपाउंड है जैसे HCl है तो इसका एक एंड जो है ना वो पार्शियल पॉजिटिव है जबकि दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होती है, पोलैरिटी जनरेट होती है। क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है जबकि हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, तो इस वजह से क्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर वाइल हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और यहाँ पे इस वजह से डायपोल्स बन जाते हैं दोनों एंड्स की तरफ, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड है, तो इस वजह से इस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंट्रैक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। Question number 65 is why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules। बच्चों हेलोजेंस क्या होती हैं, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होती हैं। देखिए हेलोजेंस जो हैं ये नॉन पोलर होती हैं, इनमें पोलैरिटी होती ही नहीं है, तो नॉन पोलर होने की वजह से इनके अंदर डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl। आपको पता है इसमें डायपोल फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ऐसा बॉन्ड जिसमें आप हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट के साथ, तो फिर क्या होता है ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये पार्शियल नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव कहलाता है। तो इसके नतीजे में एक बॉन्ड बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट कोल। कोल के बारे में क्या जानते हैं आप बच्चों कोल जो है ना ये कार्बन की एक एमोर्फस फॉर्म है, जबकि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है।
देखिए डायमंड, वाई डायमंड इज़ कंसीडर्ड सो हार्ड। देखिए डायमंड को अर्थ का हार्डेस्ट मटेरियल कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टल लैटिस होता है, वेरी हार्ड होता है, तो इसको हम कटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, क्वेश्चन नंबर 75 है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ईच कार्बन इज लिंक्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन द हेक्सागोनल रिंग। इट हैज़ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज बिटवीन 2 लेयर्स। ठीक है, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को किस किस पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं? देखिए इसको सबसे पहले तो आप लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, पीछे हमने पढ़ा था। इसके अलावा हम इसको इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, हाई टेम्परेचर और केमिकल इनर्टनेस की वजह से इसको हम रिफ्रैक्टरी आइटम्स में जैसे कि कार्बन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ग्रेफाइट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मेटलर्जिकल फर्नेसेस में भी यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट को हम एनोड में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। एंड लिस्ट 2 यूजेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स की 2 यूजेस कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले तो है डायमंड टिप ग्लास कटर्स यूज़ किए जाते हैं ग्लास को कट करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये कि डायमंड टिप ड्रिल बिट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक्स इन माइनिंग ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई HF इज़ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस। सिंपल इज़ द आंसर, ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आपको पता है HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये लिक्विड होता है, वाइल HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसियस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज़ वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स पोलर में सॉल्युबल होते हैं, लाइक अगर NaCl को देखेंगे तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, सॉल्युबल होगा वाटर में, जबकि अगर कोवलेंट कंपाउंड्स ये नॉन पोलर हैं तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। देखिए मेटल्स के अंदर आपको पता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स कंडक्ट हीट। ठीक है, सो मेटल्स कंडक्ट हीट बिकॉज ऑफ देयर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मेनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन कितने ऑक्साइड्स बनाता है? तो ये सेवरल ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, कौन कौन से भला? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर। देखिए जब भी हम सोडियम ब्रोमाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो द सिल्वर नाइट्रेट react with the sodium bromide to form silver bromide which is soluble in water and will precipitate out of the solution as a white solid. The other product of the reaction will be sodium nitrate which will remain dissolved in the water. देखिए ये सोडियम नाइट्रेट पानी में ही डिज़ोल्व हो जाएगा, जबकि AgBr जो है ये वाइट सॉलिड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ये क्योंकि पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड वाइल Cl2 एग्जिस्ट एज ए गैस। तो आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आपके पास आयोडीन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि Cl2 जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए ये 2 लाइंस के आंसर्स हैं, आपने सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। तो आई थिंक दिस चैप्टर हैज़ एंडेड टुडे। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, इसके MCQs भी पढ़ लिए, एंड नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।